आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। तो आज इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? आज इस वीडियो में हम अपना चैप्टर 2 दी फ्रीडम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे द आइडियल ऑफ फ्रीडम, जिसमें हम नेल्सन मंडेला की स्टडी को पढ़ेंगे। साथ ही साथ ऑन्ग सैन सू ची का जो आइडिया ऑफ फ्रीडम है हम उसको जानेंगे। गांधी जी का आइडिया ऑफ स्वराज क्या है उसको जानेंगे। और पूरा का पूरा एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ब्रीफ में अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ फ्रीडम। आखिरकार आज़ादी क्या है, स्वतंत्रता क्या है, इसके क्या मायने हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस है जो हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स, ये एक बिगिनर चैनल है और इसको ग्रो करने के लिए आपका एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। तो बिना देर करे शुरू करते हैं हमारा आइडिया ऑफ फ्रीडम क्या है। ठीक है, तो जब भी हम फ्रीडम की बात करते हैं मेरे आपसे कुछ एक दो सवाल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या आपके पास फ्रीडम है? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने आप को एक फ्री इंडिविजुअल मानते हो या नहीं मानते हो, तो आप लोग क्या बोलोगे? हम लोग बोलेंगे कि हाँ, हम लोग बिल्कुल फ्री है। उसके रीजंस आप दोगे कुछ कि ये कारण है जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हम फ्री है। आप में से कुछ लोग बोल सकते हो कि मैं अपने आप को फ्री इसलिए मानती हूँ कि मेरे पास फ्रीडम इसलिए है क्योंकि मैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ सकती हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ये मेरी चॉइस का सब्जेक्ट है, मुझे अच्छा लगता है, हम पढ़ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, मुझे जो कपड़े पहनने हैं हम वो पहन सकते हैं, जो खाना खाना है उस तरीके का खाना खा सकते हैं, जहाँ हमें घूमना अच्छा लगता है वहाँ पर हम जा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है तो हम नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। अगर हमें बोलना अच्छा लगता है, हमें लिखना अच्छा लगता है, हमें सोशल मीडिया पर लोगों के साथ बातचीत करना अच्छा लगता है तो हमारे पास वो भी फ्रीडम है ना? आप ये बोलोगे। कुछ लोग और क्या बोल सकते हैं? कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि हम अपने आप को इसलिए कहते हैं कि हम फ्री है क्योंकि हमारे पास हमारे लीडर्स को चूज़ करने का फ्रीडम है। हम अपने लीडर्स कौन होंगे, हमारे लीडर्स, हम वो उसके लिए अपना राइट टू वोट का एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारे ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती की सरकार बिठा दी जाएगी, नहीं, हम खुद अपने लीडर्स को चूज़ करेंगे। तो कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं, है ना? तो ये क्या है? ये इन सब से हमें पता चलता है कि हम अपने आप को मानते हैं कि हमारे पास क्या है, इन सब की चीज़ों की वजह से, बिकॉज हम अपने चॉइस को, हम अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंगली जी पा रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, फ्रीडम है, हमारे पास अपनी आज़ादी है। ठीक है, अब मेरा एक और क्वेश्चन उठता है कि आपने बता तो दिया कि क्या आपके पास आज़ादी है कि नहीं, तो आप बोलते हो कि आप आज़ाद हो। अगर मेरा क्वेश्चन ये उठे कि क्या आपके पास ये भी आज़ादी ही है कि आप दूसरों की लाइफ को छीन सकते हो? क्या आप दूसरों को मार सकते हो? क्या आपको ये आज़ादी है कि आप किसी को भी मार दोगे? क्या आपको ये आज़ादी है कि आप किसी की भी प्रॉपर्टी को छीन लोगे? क्या आपको फिर ये भी आज़ादी है कि आप किसी के भी घर में घुस जाओगे और वहाँ पर जो तोड़-फोड़ करनी है, जो वायलेंस करना है, आप किसी के भी साथ वायलेंस करना शुरू कर दोगे? क्या आपको ये भी आज़ादी है कि आप किसी के खिलाफ हेट कैंपेनिंग भी करोगे? तो आप क्या बोलोगे? नहीं, ये आज़ादी नहीं कहलाती। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे फ्रीडम के ऊपर कुछ सर्टेन रिस्ट्रेंट्स भी लगाने ज़रूरी है। क्योंकि अगर रिस्ट्रेंट्स नहीं होंगे, अगर हमारे ऊपर कुछ सर्टेन लिमिटेशंस नहीं होंगी, बंदिशें नहीं होंगी, तो क्या होगा? तो जिसकी जो मर्जी आएगी वो करेगा फिर। अगर किसी को कोई चीज़ अच्छी लगी तो वो शॉपिंग मॉल से वो चीज़ उठा लेगा। ठीक है, कोई सड़क चलते किसी को पीट रहा है तो पीट लेगा। क्यों? क्योंकि भाई फ्रीडम है, हर किसी को लिबर्टी है, जो मर्जी करना चाहे हर कोई कर सकता है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि फ्रीडम में हमें एक एस्पेक्ट पढ़ना है कि फ्रीडम क्या होता है, क्या क्या होता है, कि फ्रीडम जब हम कहते हैं कि हमें फ्रीडम मिलता है उसके मायने क्या है। वहीं दूसरी एस्पेक्ट में हमें ये भी पढ़ना है कि फ्रीडम के ऊपर कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, क्योंकि अगर फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे तो क्योस हो जाएगा सोसाइटी में। यही दो चीज़ें हमें समझनी है। ठीक है, और क्या क्या समझना है, तो पहले हम एक बार अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स जो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें अंडरस्टैंड करना है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़। क्या इंपॉर्टेंस है, एक इंडिविजुअल के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, एक सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंस क्या है फ्रीडम की, उसको समझेंगे हम। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम। दो डायमेंशन है फ्रीडम के, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव डायमेंशन क्या है, पॉजिटिव डायमेंशन क्या है,
बहुत डिटेल में आपकी बुक में कवर किया है, तो नेक्स्ट आने वाली 1-2 वीडियोस में हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तीसरी बड़ी चीज़ क्या पढ़ेंगे हम अंडरस्टैंड करेंगे जे.एस. मिल का प्रिंसिपल, और उस प्रिंसिपल का नाम है हार्म प्रिंसिपल। तो ये हार्म प्रिंसिपल क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। अब ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, द आइडियल ऑफ फ्रीडम, इसमें क्या है, इसमें एक स्टोरी दी गई है। किसकी स्टोरी दी गई है? नेल्सन मंडेला जी की स्टोरी दी गई है। तो होता क्या है, इस स्टोरी को मैं बताती चलूँगी, आपको केवल समझते चलना है और हर चीज़ को बार बार लिंक करना है फ्रीडम के आइडिया से, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, फ्रीडम है। नेल्सन मंडेला अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, क्या नाम है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस पर्टिकुलर बुक में वो अपनी पर्सनल स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं जो उन्होंने एपरथाइड रिजीम के खिलाफ लड़ी। एपरथाइड रिजीम क्या है, पहले उसको समझना पड़ेगा। तो देखो, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, जब साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो साउथ अफ्रीका में वाइट कम्युनिटी, सफ़ेद रंग के जो लोग थे, वो उन्होंने अपनी रिजीम स्टैब्लिश कर ली थी, मतलब वाइट का रूल हो गया था वहाँ पर। ठीक है। जब वाइट रिजीम थी, तो वाइट रिजीम ने कुछ सर्टेन लॉज बनाए, कुछ सर्टेन पॉलिसीज़ बनाए, क्योंकि वाइट की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई, उन पॉलिसीज़ का जो नाम था वो था सेग्रीगेशनिस्ट पॉलिसीज़। ठीक है, उन पॉलिसीज़ को हम सेग्रीगेशनिस्ट पॉलिसीज़ कहा करते थे, क्योंकि वाइट्स ने जो पॉलिसीज़ बनाई वो डिस्क्रिमिनेट किया करती थी वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में। ठीक है। तो किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया करती थी? इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया करती थी कि जो वाइट्स हैं उनके पास तो सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके पास बढ़िया पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके पास रहने की जगह बहुत बढ़िया है, वो आराम से कहीं भी जा सकते हैं, उनके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, उनके पास फ्रीडम टू गेन एजुकेशन है, फ्रीडम टू हेल्थ है, फ्रीडम टू बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, सब सारा का सारा फ्रीडम वाइट्स को दिया गया था। वहीं ब्लैक की अगर हम बात करें, तो ब्लैक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, सोशल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, और वो रिस्ट्रिक्शंस को हम कहते हैं अनजस्ट कॉन्स्ट्रेंट्स। क्यों? जस्ट बिकॉज कोई इंडिविजुअल ब्लैक है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उसको उसके फ्रीडम को छीन लें। बताइए खुद आप, क्या ये रीज़नेबल होगा कि जस्ट बिकॉज एक इंडिविजुअल ब्लैक है, उसके उसके जो फ्रीडम है उसको फ्रीडम ही नहीं देना चाहिए, उसके सारे फ्रीडम छीन लो? बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है ये चीज़ तो। लेकिन वहाँ पर ऐसा हुआ, साउथ अफ्रीका में ऐसा हुआ। जो वाइट रिजीम थी उसने बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट वहाँ पर एपरथाइड रिजीम के अंदर लगाए। ठीक है। तो बेसिकली एपरथाइड रिजीम क्या है? एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ है जिसमें ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। अब क्वेश्चन उठता है, किस प्रकार के कॉन्स्ट्रेंट्स ब्लैक्स के ऊपर लगाए? सबसे पहला एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है कि बंडल्ड इनटू टाउनशिप, उनके टाउन्स अलग कर दिए गए थे कि ये ब्लैक्स के टाउन है, ब्लैक्स केवल यहीं पर रहेंगे, ब्लैक्स वाइट के जो टाउन्स हैं उनमें ब्लैक्स एंट्री नहीं ले सकते, और अगर एंट्री लेंगे तो एक एंट्री के लिए पास लेना पड़ेगा पहले। ठीक है। ऐसे रेस्ट्रिक्शंस वाइट्स के ऊपर तो नहीं थे। दूसरे रेस्ट्रिक्शन क्या लगाया? ईजी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं वो पूरी कंट्री में, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे उनकी मूवमेंट पर अपनी ही कंट्री में। जैसे आज आप और हम तो कहीं भी मूव कर सकते हैं, ब्लैक्स मूव नहीं कर सकते थे। तीसरा क्या है? फ्री चॉइस ऑफ होम टू मैरी, किसको मैरी करना है उसका भी फ्री चॉइस उनके पास नहीं था। क्यों? जस्ट बिकॉज दे वर ब्लैक्स। और वाइट रिजीम ने ऐसे ही डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ बनाई थी ताकि ब्लैक्स को डिस्क्रिमिनेट किया जा सके, ब्लैक्स को डोमिनेट बना के रखा जा सके, और वाइट्स हमेशा सुप्रीम बने रहे साउथ अफ्रीका में। ये थी उनकी एपरथाइड रिजीम की पॉलिसी। समझ में आया? ये हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली। अब क्योंकि नेल्सन मंडेला ब्लैक कम्युनिटी से आते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खली। उनको लगा कि यार हम अपनी कंट्री में क्यों एक इक्वल सिटीज़न के तौर पर नहीं रह रहे हैं, क्यों हमें फ्रीडम नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। और किस तरीके की लड़ाई लड़ी, वही यहाँ पर दिया हुआ है। जब वो आवाज़ उठा रहे थे इसके खिलाफ, तो उनको पुलिस ने पकड़ लिया। एपरथाइड रिजिम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, पुलिस ने पकड़ करके जेल में डाल दिया। कितने साल जेल में रहे? 28 ईयर्स। 28 ईयर्स वो अपनी अपनी लाइफ के जेल में बिताते हैं, और अपनी लाइफ के सबसे यूथ टाइम का 28 ईयर्स वो जेल में बिताते हैं। इमेजिन करिए, एक इंडिविजुअल फ्रीडम को गेन करने के लिए अपने लिए जो फ्रीडम उसको नहीं मिल पा रहा था, नेल्सन मंडेला जी को जो फ्रीडम नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ अपनी कम्युनिटी के लिए जो फ्रीडम ब्लैक्स को नहीं मिल पा रहे थे, उनके लिए वो 28 ईयर्स जेल में रहते हैं। ठीक है। और अपने सारे फ्रीडम छोड़ देते हैं, जैसे टॉकिंग विद फ्रेंड्स। बॉक्सिंग खेलना उनको बहुत पसंद था,
तो वो बॉक्सिंग छोड़ देते हैं। अपने जो फेवरेट क्लोथ्स थे, अपने फेवरेट म्यूज़िक, अपने फेवरेट फेस्टिवल्स, जो एक आम इंडिविजुअल फ्रीडम एंजॉय करता है, सारी फ्रीडम छोड़ दिए जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनको फ्रीडम मिले, उनकी कम्युनिटी को फ्रीडम मिले, ब्लैक्स के साथ सारी डिस्क्रिमिनेशन बंद हो, एपरथाइड रिजीम साउथ अफ्रीका में ख़त्म होना चाहिए। इस चीज़ के लिए उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बहुत सारे ईयर्स सेक्रीफाइस कर दिए। समझ पा रहे हो? ये आइडिया होता है, ये इम्पॉर्टेंस होती है फ्रीडम की, कि जिसके लिए इंडिविजुअल अपने लिए अपनी लाइफ के सबसे ज़्यादा क्रूशियल ईयर्स दे देता है। एक ऐसे कमरे में इमेजिन करिए जहाँ पर वो लॉकअप है एक रूम में, उनको पता नहीं कि कब छूटने वाले हैं, वो कब जेल से बाहर निकलेंगे, कोई आइडिया नहीं है, और 28 ईयर्स बिता देते हैं। क्यों? रीज़न है फ्रीडम। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मिली आपको? ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। और जब वो आज़ादी प्राप्त करते हैं, जब उनको जेल से निकाला जाता है आफ्टर 28 ईयर्स, फिर वो इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, और फिर एपरथाइड रिजीम को ख़त्म किया जाता है। तब जा कर के वहाँ पर साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स और वाइट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हमने किसकी ली? ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने नेल्सन मंडेला के बारे में ली। अब दूसरी स्टोरी पर जंप करते हैं। ओंग सैन सू ची, ठीक है, इनको सू ची के नाम से बोला जाता है। तो क्या हुआ? ये एक ऐसी इंडिविजुअल है जो गांधी जी की जो थॉट ऑफ नॉन वायलेंस है उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थी। इनकी स्टोरी को अगर हम समझें तो इनकी स्टोरी के बारे में एक दो चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि वो हाउस अरेस्ट में रहा करती थी म्यांमार में, मिलिट्री ने उनको हाउस अरेस्ट में डाला हुआ था। ठीक है, वो अपने बच्चों से अलग रहा करती थी, वो अपने हस्बैंड को भी विजिट नहीं कर पा रही थी व्हेन ही वाज डाइंग ऑफ कैंसर। ठीक है, कैंसर से पीड़ित थे वो, लेकिन नहीं जा पा रही थी बिकॉज शी वॉज फियरिंग कि अगर वो एक बार म्यांमार छोड़ देती है तो दोबारा से उनको म्यांमार में एंट्री शायद मिलेगी ही नहीं। ठीक है, इसलिए तो ओंग सैन सू ची ने क्या करा? ओंग सैन सू ची का जो आइडिया ऑफ फ्रीडम था वो था कि शी सॉ हर फ्रीडम एज कनेक्टेड टू द फ्रीडम ऑफ द पीपल। ठीक है, बाकी लोगों का जो फ्रीडम है उससे वो अपनी फ्रीडम को कनेक्ट करके देखा करती थी हमेशा। फिर उन्होंने अपना एक एस्से लिखा। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर भी है। और एस्से क्या लिखा? एस्से का टाइटल था फ्रीडम फ्रॉम फियर, फियर से आज़ादी, फियर से स्वतंत्रता। ये था उनके लिए आइडिया ऑफ फ्रीडम। तो उनका आइडिया ऑफ फ्रीडम क्या है? वो क्या कहती है? उनके लिए आइडिया ऑफ फ्रीडम है, रियल फ्रीडम है, फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है, किसी भी प्रकार का फियर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, तभी जा कर के हम अपने आप को रियली फ्री मानेंगे, और तभी जा कर के हम ये कह पाएंगे कि हम एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जी रहे हैं। अदरवाइज़ हम अगर हर बात के लिए डरते रहेंगे, कौन क्या कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है, अगर हम डरते ही रहेंगे तो क्या वाकई में हम एक डिग्निफाइड लाइफ जी रहे हैं? क्या हम वाकई में जो फुल लाइफ होता है, अपनी लाइफ को सही तरीके से जीना, पूरे तरीके से जीना, फुल एंजॉय करना, क्या वो जी पा रहे हैं अगर हम हर बात पर डर रहे हैं तो? ये आइडिया है किसका? ये आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फियर है ओंग सैन सू ची का आइडिया ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब ये जो उन्होंने आइडिया ऑफ फ्रीडम दिया, फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम भी तो आज के टाइम में बहुत सारे फ्रीडम, बहुत सारे फियर से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो अपने वर्ड्स में वो क्या कहती है? वो कहती है बी एफ्रेड ऑफ द ओपिनियंस ऑफ द अदर पीपल। हम क्यों एफ्रेड होते हैं? ठीक है, हमें फ्रीडम ऑफ फियर का मतलब क्या है? फ्रीडम फ्रॉम फियर का मतलब ये है कि हमें बिल्कुल भी एफ्रेड नहीं होना है कि दूसरे व्यक्ति का ओपिनियन हमारे बारे में क्या है। दूसरा, वो बात करती है एटीट्यूड ऑफ अथॉरिटी के बारे में कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है, उससे हमें क्यों फियरफुल होना है। हमारी सोसाइटी के मेंबर्स का रिएक्शन हमारे लिए क्या है, हमें क्यों उसके प्रति फियर रखना है। ठीक है, और अगर हमारे कोई फ्रेंड या कम्युनिटी अगर हमें सपोज़ कभी चिढ़ाते हैं या उनका ओपिनियन बहुत ऐसा होता है जो हमें पसंद ना हो, तो क्यों हम इन सब चीज़ों के प्रति एक फ़ियर की भावना रखें? क्यों इन सब चीज़ों से डरे? और क्यों अपने माइंड को बोलने से डरे? क्यों हम अपने दिल की बात ना रखें? उस बोलने में भी हम हिचके क्यों? ये सारे जितने भी हिचकना है, ये सारे जितने भी डर है कि लोग क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, मेरे परिवार के लोग क्या बोलेंगे, ये सारे फ्रीडम से निकलने के लिए ही ओंग सैन सू ची बोलती है। इन्हीं सब फियर के बारे में वो बताती है और बोलती है कि अगर हमें एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जीनी है तो ज़रूरी है कि हम अपने सारे फियर्स, ऐसे सारे फियर्स को क्या करें? ओवरकम करें। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई आपको कि ओंग सैन सू ची का आइडिया ऑफ फ्रीडम क्या है और नेल्सन मंडेला का जो आइडिया ऑफ फ्रीडम है, कैसे वो अपने आप के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, फ्रीडम के लिए 28 ईयर्स अपनी लाइफ के
प्रिजन में दे देते हैं, जेल में बिता देते हैं। तो वो आइडिया हमने अंडरस्टैंड करा फ्रीडम के बारे में। ठीक है, तो इससे हमने क्या समझा, इन दोनों एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ आइडिया ऑफ फ्रीडम, कि फ्रीडम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, और ये आइडिया अगर हमें और समझना है तो हम खुद अपनी जो इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल थी हम उसको भी देख सकते हैं। क्या था ऐसा फ्रीडम में, कितना ज़रूरी था हमारे लिए फ्रीडम, कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी लाइफ तक दे दी। ठीक है, अपनी लाइफ तक दे दी, जितना हो सकता था उन्होंने सेक्रीफाइस करा है। क्यों? बिकॉज दे वांट टू सी कि आज के टाइम में जब उनको आज़ादी मिलेगी तो जो उनकी जनरेशन्स होगी, जैसे आप आज के टाइम में आप है, हम अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सके। तो हमें आज फ्रीडम किस लिए मिल रहा है? क्योंकि हमारे बिहाफ पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़े थे, इसीलिए मिल रहा है। और इससे हम समझ सकते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए फ्रीडम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जितनी भी कॉलोनियल स्ट्रगल्स हुई एशिया में, अफ्रीका में, किसी भी पावर के खिलाफ, चाहे ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो, पोर्टुगीज़ हो, तो ये सब क्यों था? क्योंकि हर कोई ये चाहता था कि उनकी कंट्री फ्री हो, ताकि उनकी आने वाली जनरेशन्स को वो सारी एक्सप्लॉयटेशन ना देखनी पड़े, वो जुल्म ना देखने पड़े जो उनके ऊपर करे गए हैं दूसरों की गवर्नमेंट के द्वारा, कॉलोनलिस्ट के द्वारा। ठीक है, ये होता है आइडिया ऑफ फ्रीडम। अब ये तो हमने स्टोरी से समझा है ना, इट वॉज जस्ट लाइक अ स्टोरी, एक बहुत सिंपल सी स्टोरी थी। अब हम रियलिटी में जब हम अंडरस्टैंड करेंगे, जब हमसे कोई क्वेश्चन करेगा कि बताइए, आप तो पॉलिटिकल थ्योरी के स्टूडेंट है, तो बताइए आपके लिए फ्रीडम क्या है, या नॉर्मली क्या होता है फ्रीडम। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ सर्टेन अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी फ्रीडम के बारे में, बताना पड़ेगा कुछ सर्टेन कीवर्ड्स क्या होते हैं फ्रीडम से जुड़े हुए, हम वो बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस आइडिया ऑफ फ्रीडम, क्या है फ्रीडम, उसको ही हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन है फ्रीडम की, कि फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं? किसी भी प्रकार की लिमिटेशन, किसी भी प्रकार की बंदिशों को हम कहेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स। और जब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं होती, कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं होते, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स को ही हम क्या कह देते हैं? फ्रीडम कह देते हैं। 3 शब्द है, बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से। अब तक तो याद भी हो गया होगा कि व्हाट इज़ फ्रीडम। फ्रीडम इज़ एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं होगा। मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, मुझे कब कहाँ जाना है, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है। आई एम कम्प्लीटली फ्री, आई एम एबल टू टेक माई इंडिपेंडेंट डिसीजन एंड आई एम एबल टू एक्सरसाइज माई इंडिपेंडेंट चॉइस। मेरी चॉइस क्या है, मैं उसको अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर पा रही हूँ। अपनी लाइफ को अपने चॉइस के मुताबिक जब हम जीते हैं, उसको कहा जाता है एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। समझ गए? बहुत सिंपल था। लेकिन ये जो एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट है ना, केवल एक डायमेंशन है ये फ्रीडम का। तो दूसरा डायमेंशन भी है क्या? बिल्कुल। दूसरा डायमेंशन क्या है फिर? दूसरा डायमेंशन यहाँ पर मैंने टिक मार्क किया हुआ है, एक्सपैंडिंग द एबिलिटीज़ ऑफ द पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड डेवलप देयर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये क्या है? इसका मतलब होता है कि जब हम सभी के पास अपनी अपनी एक पोटेंशलिटीज़ होती है ना। हर कोई अच्छा अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, हर कोई किसी न किसी फील्ड में काम कर सकता है। तो जब हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्री तरीके से, और हमारी जितनी पोटेंशलिटीज़ है, हम जितने पोटेंशियल बन सकते हैं, हम उनको डेवलप भी कर रहे हैं, तो जा कर के वो एक आइडिया ऑफ फ्रीडम भी होता है। ये है दूसरा डायमेंशन। इसको और अच्छे तरीके से नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है इसमें हम समझते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा कि अगर कभी भी क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ फ्रीडम, आप सिंपल से ये 2 लाइन लिख करके एज अ डेफिनेशन उस चीज़ को आप लिख सकते हो। सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ द थिंग्स जो मैं अभी रीड करूँगी, मैं आपको बोल दूँगी, आप इनको ज़रूर टिक मार्क करिए, और इसको एक तरीके से हम इतनी बार पढ़ लेंगे, इसको मैं समझा दूँगी इतने अच्छे तरीके से कि आपको चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्या फ्रीडम का मतलब केवल एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट है क्या? नहीं, उसमें 2 चीज़ें आती है। सबसे पहली चीज़ एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स, हमारे ऊपर कोई बाहर का कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। ठीक है, कोई हमारी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो वो एक आइडिया ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, एक पार्ट हो गया फ्रीडम का। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस इन विच पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट्स। सोसाइटी में ऐसी कंडीशंस भी होनी चाहिए जहाँ पर लोग अपने टैलेंट्स को, अपनी स्किल्स, अपनी पोटेंशलिटीज़ को भी डेवलप कर सके। अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो उसकी डेवलपमेंट के लिए आपको एक कंडीशन भी देनी होगी, तभी जा कर के तो आप उस हुनर को डेवलप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे।
तो वो जो पॉजिटिव कंडीशन है, उस पॉजिटिव कंडीशन को देना भी फ्रीडम होता है। ठीक है, तो सिंपल है, अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज़ फ्रीडम, तो सिंपली आपको लिखना है फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट एज वेल एज द अवेलेबिलिटी ऑफ कंडीशंस इन विच वी कैन डेवलप आवर ओन पोटेंशियलिटीज़ एंड टैलेंट्स। हम अपने खुद के टैलेंट्स और पोटेंशियलिटीज़ को डेवलप कर ले, तो उस कंडीशन को, इन दोनों कंडीशन को हम कहेंगे कि हम फ्री है और हमारे पास फ्रीडम है। समझ गए? क्लियर हो गया? टिक मार्क कर लो, काम आएगी ये चीज़। ठीक है, एज अ डेफिनेशन के तौर पर आप इनको लिख सकते हो। तो फ्री सोसाइटी क्या होती है? फ्री सोसाइटी का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर सारे मेंबर्स अपने पोटेंशियलिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं एंड विद मिनिमम ऑफ सोशल कॉन्स्टेंट्स। अब आप बोलोगे कि अभी तो हमने पढ़ा एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट, मतलब एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पर बुक में दिया हुआ है मिनिमम ऑफ सोशल कॉन्स्टेंट, मतलब कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इसके बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आया, आपको लगा होगा कि यार ये तो कन्फ्यूजिंग हो गया। ये कन्फ्यूज़न भी आपको दूर हो जाएगी, क्योंकि इस बुक में बहुत क्लैरिटी के साथ में दिया हुआ है कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और कौन से कॉन्स्टेंट्स सही है, कौन से कॉन्स्टेंट्स सही नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है। तो अभी इसको लेकर के डरना नहीं है, किसी भी तरीके से कन्फ्यूजन नहीं करना है कि एक तरफ कहा जा रहा है कॉन्स्टेंट है, एक तरफ कहा जा रहा है कॉन्स्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। उसके डाउट्स को हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे आने वाले टॉपिक में। ठीक है, अभी केवल हमें इतना यहाँ तक समझ लेना है कि फ्रीडम का एक्चुअली में मीनिंग क्या है। इसमें दो एस्पेक्ट है, और वो दो एस्पेक्ट का मतलब एक तरफ एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट, साथ ही साथ पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। फ्री सोसाइटी का मतलब हमने क्या पढ़ा फिर? तो कोई भी फ्री सोसाइटी है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो अपने पोटेंशियल, अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ को डेवलप कर पा रहे हैं। ठीक है, और मिनिमम ऑफ सोशल कॉन्स्टेंट्स है। सोशल कॉन्स्टेंट्स किस प्रकार के होते हैं, यही चीज़ें हम आने वाले टाइम में समझेंगे। अब स्टार्टिंग में रिकॉल करो, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा उसमें हमने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर फ्रीडम का मतलब है कि हम कम्प्लीटली आज़ाद है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम किसी को भी मार सकते हैं, किसी की भी चीज़ें चुरा सकते हैं, किसी को भी पीट सकते हैं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम है, कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। रेस्ट्रिक्शंस तो होंगे ना, क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे तो हमने बताया था कि भाई क्योस हो जाएगा सोसाइटी में, सोसाइटी चलेगी ही नहीं। जिसकी जो मर्जी आ रही है वो करेगा, फिर जो पावरफुल है वो कमज़ोर को डोमिनेट करेगा फिर। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं है। फ्रीडम का मतलब एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगती है, कुछ बंदिशें भी लगती है। तो वो बंदिशें क्या है उसको भी हम समझेंगे, वो सोशल कॉन्स्टेंट्स क्या है, और कौन से सोशल कॉन्स्टेंट्स जस्टिफाइड है या जस्टिफाइड नहीं है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन कब समझेंगे? ये एक पूरा टॉपिक आपकी बुक में ही दिया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे। सो अभी हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सोचना नहीं है, ये केवल एक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए था कि व्हाट इज़ दिस आइडिया ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ से इस पूरे पैराग्राफ से हमें केवल ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है, जो हमने समझ लिया कि फ्रीडम में दो एस्पेक्ट होते हैं, है ना। इस वाले पैराग्राफ में भी क्या दिया हुआ है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है इस पैराग्राफ में, पूरे के पूरे टॉपिक में वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि फ्रीडम एज एन एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट। फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम एक एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट होता है। ये हमने पढ़ा कि फ्रीडम का मतलब जब हमारे ऊपर कोई कॉन्स्टेंट नहीं होते हैं। तो फ्री होने का मतलब क्या होता है? फ्री होने का मतलब होता है कि फ्री मीन्स टू रिड्यूस और मिनिमाइज द सोशल कॉन्स्टेंट दैट लिमिट्स आर एबिलिटी टू मेक द चॉइसेस फ्रीली। फ्री होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो एबिलिटीज़ है, चॉइस बनाने की एबिलिटीज़ है, वो हम फ्री तरीके से एक्सरसाइज कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारी चॉइसेस के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना हो। एक मिनिमम सोशल कॉन्स्टेंट्स लगने ज़रूरी है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई क्यों ज़रूरी है? वही सेम टू सेम बात आ जाएगी। मिनिमम सोशल कॉन्स्टेंट होने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं। एक इंडिविजुअल है, एक आप हो, और एक पूरी सोसाइटी भी तो है ना। आप सोसाइटी के मेंबर हो ना। तो अगर केवल आपको कंप्लीट फ्रीडम छोड़ दिया जाएगा तो आपकी फ्रीडम की वजह से क्या होगा? बाकी लोगों के फ्रीडम पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपकी फ्रीडम के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे तो आपकी जितनी मर्जी होगी आप उतनी ही तेज़ी से बाइक चला रहे होंगे, और इसकी वजह से जो सड़क पर चलने वाले बाकी लोग हैं उसकी लाइफ पर इफेक्ट पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता, है ना। तो मतलब ये है कि आपकी चॉइस तो है, लेकिन उस चॉइस पर एक रेस्ट्रिक्शन भी हम लगाएंगे। तो वो कौन रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, कितने रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, ये अगेन वही टॉपिक आ जाता है जो हम आने वाली वीडियोस में करने जा रहे हैं। ठीक है,
तो जब हम बात करते हैं फ्रीडम की, तो फ्रीडम का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में कि हम अपनी सारी क्रिएटिविटी, हम इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, चाहे कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, किसी का दिमाग बहुत अच्छा हो सकता है कि वो साइंटिफिक एनालिसिस कर सके, तो वो साइंस की फील्ड में जा सकता है, ठीक है। कोई आर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई म्यूज़िक में बहुत अच्छा हो सकता है। तो जितनी भी एबिलिटीज़, जिस जिस चीज़ में हम अच्छे हो सकते हैं, उस फील्ड के लिए हम काम करें, उस फील्ड में हम बेटर बने। ये सारी की सारी चीज़ें किसका पार्ट होती है? ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इस पर्टिकुलर फ्रीडम का पार्ट होती है, ठीक है। तो फ्री सोसाइटी क्या है? फ्री सोसाइटी इज़ द वन दैट इनेबल्स वन टू परशू वंस इंटरेस्ट विद अ मिनिमम ऑफ कॉन्स्टेंट्स। मतलब क्या है कि फ्री सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो हमें अपने इंटरेस्ट को परशू करने की एबिलिटीज़ देती है, और मिनिमम कॉन्स्टेंट्स के साथ। क्योंकि हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया कि बिना कॉन्स्टेंट्स के काम तो नहीं बनेंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे लेकिन मिनिमम होंगे। क्योंकि अगर मैक्सिमम कॉन्स्टेंट लगा देंगे तो क्या होगा? कंप्लीटली फ्रीडम ही हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो ये होती है फ्री सोसाइटी। मतलब इस पूरे पैराग्राफ में अगर आप देखोगे तो पहले भी हमने फ्री सोसाइटी का आइडिया पढ़ा, यहाँ पर भी फ्री सोसाइटी का आइडिया दिया हुआ है। इट इज़ जस्ट अ रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग, ताकि आपको चीज़ें बार बार पढ़ाई जा सके, आपको चीज़ें समझ में आएँ। इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे टॉपिक में दो ही चीज़ें आपको मिलेगी। पहले मिलेगा आपको आइडिया ऑफ फ्रीडम, जिसमें दो एस्पेक्ट पढ़े हैं हम लोगों ने कि फ्रीडम एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। एक फ्रीडम का मतलब होता है कि हमारे ऊपर कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं है, और दूसरा एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम होता है कि हम अपनी एक ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं जहाँ पर हम अपनी सारी पोटेंशियलिटीज़ और एबिलिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा। और दूसरा आइडिया जो हमने जाना, वो हमने जाना कि व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ फ्री सोसाइटी। फ्री सोसाइटी किसको कहते हैं? उसी के अंदर हम बार बार पढ़ रहे हैं सोशल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कौन से कॉन्स्टेंट्स सही होने चाहिए, कौन से कॉन्स्टेंट्स नहीं होने चाहिए, है ना। यही सारी चीज़ें हैं, और वही चीज़ बार बार यहाँ पर बताई जा रही है। तो अब लास्ट लाइन में क्या दिया हुआ है कि फ्रीडम क्या है? फ्रीडम को हम कंसिडर करते हैं कि फ्रीडम वैल्यूएबल है। क्यों वैल्यूएबल है फ्रीडम? क्योंकि ये हमें चॉइसेस बनाने की मदद करता है, और हम अपने जजमेंट्स को एक्सरसाइज कर पाते हैं, ठीक है। और क्या करता है? और हमारी जो पावर ऑफ रीजनिंग है, हमारी जो पावर ऑफ जजमेंट है, उसको हम यूज़ कर पाते हैं। ये हमें मदद करता है, इसीलिए फ्रीडम वैल्यूएबल है। तो ऑफकोर्स हमें पता है कि फ्रीडम नहीं होगा तो हम अपनी चॉइसेस एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे? हम ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे कौन सी साइकिल खरीदनी है, मुझे कौन सी कार खरीदनी है, या फिर सपोज़ अगर मुझे कौन सा नॉवल पढ़ना है? तो वो फ्रीडम है, तभी तो हम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, ठीक है। फ्रीडम है तभी तो हम ये जज कर पा रहे हैं कि हमारे लिए कौन सा एक्शन सही है, कौन सा एक्शन सही नहीं है ना। तो ये फ्रीडम इसीलिए वैल्यूएबल है क्योंकि हम अपनी चॉइसेस को भी एक्सरसाइज कर पाते हैं, साथ ही साथ हम अपने जजमेंट्स को भी एक्सरसाइज कर पाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ली फ्रीडम के बारे में। सो आई होप ये, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं थी, वही हम लोगों ने एक आइडिया लिया, हम लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग ली कि व्हाट एग्जैक्टली द आइडिया ऑफ फ्रीडम इज़, है ना। पूरा का पूरा आइडिया हम लोगों ने समझा और जस्ट एक डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ फ्रीडम। अब हम गांधी जी की तरफ चलते हैं। नेल्सन मंडेला का आइडिया ऑफ फ्रीडम हमने जाना, ऑंग सैन सूची का आइडिया ऑफ फ्रीडम हमने जाना। अब हम गांधी जी का आइडिया ऑफ फ्रीडम क्या है, जिसको स्वराज कहते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि स्वराज का मतलब गांधी जी के लिए क्या था। तो बॉक्स में क्या दिया हुआ है, वो कहते हैं कि स्वराज इज़ एनालॉगस टू फ्रीडम, ठीक है। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट जो एनालॉगस टू फ्रीडम है, और इसको बोला जाता है स्वराज। स्वराज का मतलब क्या है? स्वराज दो शब्द से बनता है, स्व और राज। स्व का मतलब क्या होता है? सेल्फ, और राज का मतलब क्या होता है? रूल, ठीक है। इट कैन बी अंडरस्टूड टू मीन बोथ द रूल ऑफ सेल्फ एंड रूल ओवर सेल्फ। ये दो डायमेंशन होते हैं स्वराज के। कभी भी क्वेश्चन आए कि स्वराज क्या होता है, तो स्वराज का मतलब होता है दो चीज़। पहला, रूल ऑफ द सेल्फ। अगर हम अपनी लाइफ को, अपनी चॉइसेस को खुद डिसाइड कर रहे हैं, अपनी लाइफ को अपनी चॉइस, अपनी अकॉर्डिंगली जी पा रहे हैं, अपने डिसीजंस खुद अगर बना पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम रूल कर रहे हैं। इट इज़ द रूल ऑफ द सेल्फ, ठीक है। तो ये होता है रूल ऑफ द सेल्फ। अगर हमारी कंट्री आज़ाद है, हम खुद अपने वोटर्स, हम खुद अपने लीडर्स को चूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है ये रूल ऑफ द सेल्फ है, ठीक है। इसका दूसरा डायमेंशन क्या है? दूसरा डायमेंशन होता है रूल ओवर सेल्फ। ओवर सेल्फ का मतलब होता है खुद के ऊपर राज करना। रूल ऑफ द सेल्फ का मतलब होता है खुद का राज, ठीक है। जब हम खुद रूल कर रहे हैं, और रूल ओवर द सेल्फ का मतलब होता है कि हम खुद के ऊपर रूल कर रहे हैं। कैसे रूल करते हैं खुद के ऊपर? हमें पता है कि ये एक्शन सही है, एक एक्शन गलत है,
तो जब हम अपने ऊपर रूल करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को बोलेंगे कि देखो करेक्ट चीज़ करनी है, सही एक्शन करना है, गलत नहीं करना है। हमें पता है कि झूठ बोलना गलत है। जब हमारा रूल ओवर द सेल्फ होगा तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच बोलेंगे। ये होता है रूल ओवर द सेल्फ। सही और गलत के बीच में डिफरेंस करना और अपने आप को बोलना कि देखो हमें सही ही करना है, हमें राइट एक्शन लेना है, गलत नहीं लेना है। और अगर हम गलत ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप के ऊपर रूल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? अगर हमें पता है कि हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तब भी मूवी देख रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा रूल ओवर द सेल्फ है ही नहीं। हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। इवन दो मुझे पता है कि एग्ज़ाम में यार एग्ज़ाम में अगर ऐसा हुआ, हम नहीं पढ़े, हम मूवीज़ देख रहे हैं, तो कम नंबर आ सकते हैं। ठीक है, बहुत ख़राब परफॉर्मेंस हो सकती है, पता है हमें रिज़ल्ट क्या है, पता है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्यों? बिकॉज हम अपने आप के ऊपर रूल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोला स्वराज के बारे में, गांधी जी ने क्या बोला? जब हम स्वराज को पढ़ रहे थे, पहले भी आपने आइडिया ऑफ स्वराज को समझा होगा, तो स्वराज का मतलब तब था कि फ्रीडम स्ट्रगल में जब हम स्वराज की बार बार डिमांड उठा रहे थे, इसका मतलब ये था कि हम आज़ादी चाहते हैं, हम ब्रिटिशर्स से आज़ादी चाहते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड उठा रहे थे कि हम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहते हैं। तो वो था आइडिया ऑफ स्वराज। ठीक है, ये था फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। और इसीलिए स्वराज को तिलक जी ने क्या बोला था? तिलक जी ने एक फेमस स्टेटमेंट दी थी स्वराज के बारे में, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको पाकर रहूँगा। मतलब जब हम बॉर्न होते हैं एज एन इंडिविजुअल, तो हमारे ये एक इनहेरेंट नेसेसिटी है कि हमें स्वराज मिले। हमारे ऊपर किसी और का रूल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है। जब हम बॉर्न होते हैं तो हम इस फंडामेंटल एस्पेक्ट के साथ बॉर्न होते हैं कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्रता दी जाती है जन्म से ही। और यही चीज़ कौन कह रहा है? यही चीज़ तिलक जी स्वराज के बारे में कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि जो स्वराज की जो अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें एक एस्पेक्ट हम बात करते हैं कि स्वराज का मतलब होता है रूल ओवर द सेल्फ, खुद के ऊपर राज, जो अभी हमने अंडरस्टैंड करा। ये आइडिया गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में दिया था, जिसमें वो पता है क्या कह रहे हैं? जिसमें वो कहते हैं इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स। ठीक है, स्वराज का मतलब क्या है? यहाँ पर गांधी जी ने हिंद स्वराज में जो बात करी कि जब हम अपने आप के ऊपर रूल करते हैं तो वो स्वराज है। ठीक है, और इस स्वराज से क्या होता है? इस स्वराज से होता है कि स्वराज इज़ नॉट जस्ट फ्रीडम फ्रॉम, इट इज़ नॉट जस्ट फ्रीडम। स्वराज केवल फ्रीडम नहीं है बट लिबरेशन भी है। किसके बारे में लिबरेशन है? लिबरेशन इन रिडीमिंग वंस सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेसिटीज फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस ऑफ डीह्यूमनाइजेशन। अंडरस्टैंडिंग द रियल सेल्फ एंड रिलेशन टू कम्युनिटीज एंड सोसाइटी इज क्रिटिकल टू द प्रोजेक्ट ऑफ अटेनिंग स्वराज। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ डीह्यूमनाइजेशन होते हैं, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डीह्यूमनाइज करते हैं। जैसे अनटचेबिलिटी हमारे यहाँ पर जब प्रैक्टिस करी जा रही थी तो क्या हो रहा था? जो बैकवर्ड कास्ट के जो लोग थे, जो दलित्स थे, उनको हम डीह्यूमनाइज ही तो कर रहे थे। उनको हम सेग्रीगेट करके, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करके, जो एक बेसिक ह्यूमन के साथ जो ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए वो तो कर नहीं रहे थे। उनको डीह्यूमनाइज ही तो किया जा रहा था, अमानवीय व्यवहार ही तो किया जा रहा था उन लोगों के साथ। तो स्वराज का मतलब यहाँ पर फिर क्या होता है? स्वराज का मतलब होता है कि हम ये सारे जो गलत प्रैक्टिसेस हम कर रहे थे सोसाइटी में, किसी के साथ किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो, जैसे साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, इंडिया में कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, कभी जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्या हो रहा है? ये डीह्यूमनाइजेशन हो रहा है। ये मानवीय नहीं कहलाया जा सकता। एज ए ह्यूमन का मतलब है कि हम दूसरों को रिस्पेक्ट करेंगे, बट ये सारी प्रैक्टिसेस तो बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल नहीं है। तो जब हम स्वराज की बात करते हैं, स्वराज का मतलब होता है कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, हम अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी जो सेल्फ रियलाइजेशन है, हम उसको अटेन करें। और वो तब होगा जब हम सारे ये जो डीह्यूमनाइजेशन की प्रैक्टिसेस है, हम उनको ख़त्म करेंगे। ये गांधी जी कहते हैं स्वराज के मतलब से। क्योंकि रूल ओवर द सेल्फ का मतलब क्या है? हमें पता चल गया कि ये गलत है, डिस्क्रिमिनेशन गलत है, तो हम अपने ऊपर रूल करेंगे और हम बोलेंगे कि आज से हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे किसी के साथ। तब जा कर के हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे और खुद को रियलाइज़ करेंगे कि एक्चुअली में हम क्या है।
एक्चुअली में हमें समझना होगा कि हम गलत काम नहीं कर सकते, हमें सही काम करना है, क्योंकि ह्यूमन का मतलब होता है कि वो जो हर हर किसी के लिए अच्छा काम करे। ठीक है, तो ये गांधी जी बताते हैं। फिर गांधी जी क्या कहते हैं कि गांधी जी बिलीव करते हैं कि जब हम स्वराज को डेवलप कर लेंगे ना, हर कोई इंडिविजुअल जब स्वराज गेन कर लेगा, जब हर कोई इंडिविजुअल ये समझ जाएगा कि जो गलत काम वो कर रहा है, करप्शन अगर कोई कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, जब वो समझ लेगा कि ये सब गलत है, वो स्वराज को अटेन कर लेगा। वो अपने सारे गलत काम छोड़ देगा और तब जा करके वो स्वराज गेन करेगा। और इसकी वजह से हर इंडिविजुअल अपनी मैक्सिमम पोटेंशियलिटीज़ के मुताबिक काम कर पाएगा। क्योंकि जैसे ही हम गलत काम छोड़ेंगे तो हम अपनी सारी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएंगे। ये आइडिया है गांधी जी का, जो वो स्वराज के बारे में बार बार इसीलिए बात कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल अगर अपने सारे गलत काम छोड़ करके सही तरीके से काम करेगा तो सारी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएगा। तो ठीक उसी तरीके से सोचो, जब सोसाइटी के सारे इंडिविजुअल्स अपनी कलेक्टिव पावर को एक साथ एक डायरेक्शन में पॉजिटिव तरीके से लगाएंगे तो कंट्री का ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। ये आइडिया ऑफ स्वराज है जो गांधी जी बात करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में बस यही बोला गया है कि ये जो आइडिया ऑफ स्वराज गांधी जी ने 1909 में अपनी किताब हिंद स्वराज में दिया है, आज भी कितना रेलिवेंट है, हम सभी के लिए रेलिवेंट है। क्योंकि हमें भी पता है हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, बट हम फिर भी किसी ना किसी तरीके से मजबूर है वो काम करने के लिए। क्यों? बिकॉज वी डोंट हैव स्वराज। हमारे पास स्वराज नहीं है। कौन सा स्वराज नहीं है? हम अपने ऊपर खुद रूल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए गलत काम करने से, ताकि हम अपनी सारी एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं और सोसाइटी के वेलफेयर और कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करें। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। एक नया नोशन पढ़ा हम लोगों ने फ्रीडम के बारे में जो गांधी जी का था, और बाकी सारी अंडरस्टैंडिंग तो हम लोगों ने कर ही ली है फ्रीडम के बारे में कि फ्रीडम क्या है। पूरी की पूरी एक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने ले ली है। ठीक है, सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ये केवल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो हम लोगों ने करी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे, और तब तक अगर आपको एफर्ट्स हमारे लगे हो कि हाँ भाई एफर्ट्स डाले गए हैं, सो प्लीज़ डू रिकॉग्नाइज दैट एफर्ट्स एंड प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तब तक इसी तरीके से जो आज हम लोगों ने लर्निंग्स ली है कि फ्रीडम क्या है, स्वराज क्या है, उसको अपने जीवन में लगाने की कोशिश करते हैं और अपने इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है, टिल देन मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए, और तब तक के लिए हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक सभी को नमस्कार।